नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये बड़ी खबर। अब आम लोगों को महंगाई की थोड़ी मार पड़ेगी। पेट्रोल के दाम 3.14 रुपए बढ़े हैं तो डीजल के दाम 3.11 रुपए बढ़े हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल अब 90.67 रुपए लीटर बिकेंगे। सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। तो महंगाई का ये बड़ा झटका आम लोगों को लगा है। कल दूध के दाम के भी बढ़ने की खबर सामने आई थी। तो बताया जाता है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की पीछे जो मुख्य वजह है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। और जिस तरीके से लगातार ईरान और अमेरिका जंग के बीच हालात बने हैं, उसका सीधा जो असर है वो इस पेट्रोल डीजल के दामों पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि जंग शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल के कभी दाम $70 होते थे, अब वो बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका खासा जो असर है वो पड़ा है और इसका अब सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस वक्त बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 19 जिलों के लिए यह अलर्ट है। आंधी, गरज और ठनका गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। और पटना समेत दक्षिण बिहार में गर्मी का असर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इसीलिए अलर्ट जारी किया है। तो बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। 19 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आंधी, गरज और ठंडा गिरने की भी चेतावनी। नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। इसके बाद बिहार में भी इसको लेकर हड़कंप मचा है। पुलिस कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा से है। हालांकि इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू फिलहाल फरार है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए लाखों बच्चे इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन बार बार नीट एग्जाम का पेपर ही लीक हो जाना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है ही, पूरी परीक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। एनटीए ने पिछली परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की बात कही है, लेकिन नीट पेपर लीक कांड के तार नासिक, केरलम, जयपुर और सीकर से होते हुए आखिरकार बिहार से जुड़ गए हैं। इसके बाद बिहार में भी इसे लेकर हड़कंप मचा हुआ है। नीट के दुश्मन का बिहार कनेक्शन आने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग ठिकानों से 7 संदिग्धों को अरेस्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा नालंदा जिले से हैं। इस कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा उज्जवल कुमार उर्फ राजा बाबू भी नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज के 2022 बैच का छात्र है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने हॉस्टल में उसके कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। एक दूसरा आरोपी अवधेश, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है, वो भी 2024 बैच का छात्र है। पुलिस ने उसके भी कमरे की तलाशी ली है, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इसके अलावा पुलिस कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर रही है। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने दूसरे राज्यों से 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अलग अलग राज्यों की पुलिस ने 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक कांड के मनी ट्रेल का बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया है कि नीट का एक पेपर 10 से 15 लाख रुपए में बिका। खुद आरोपी का बेटा भी इसमें नीट पेपर का अभ्यर्थी था और मनी ट्रेल में शामिल भी था। वहीं अब बिहार से भी इस कांड का कनेक्शन जुड़ गया है। सवाल है कि क्या हम एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
नीट पेपर लीक मामले में देखिए बड़ा खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक शख्स संतोष कुमार जायसवाल आरजेडी नेता बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह पर नीट परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने और मेडिकल कॉलेजेस में MBBS सीट दिलवाने के नाम पर छात्रों और उनके परिवारों से लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। और इसी वजह से बताया यह जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और ये बहुत बड़ा खुलासा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने दरअसल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो अभी गिरफ्तार हुआ है उस पर यह आरोप है कि मेडिकल कॉलेजेस में MBBS सीट दिलाने के नाम पर स्टूडेंट्स के साथ में उनके परिवारों से लाखों रुपए की ठगी करते थे, जिसका मास्टरमाइंड आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल को बताया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में कथित सरगना एक डॉक्टर और आरजेडी नेता समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। संतोष कुमार जायसवाल के मेडिकल एडमिशन रैकेट से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर बिहार की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने यह दावा किया है कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का दुलारा ही मास्टरमाइंड निकला है। वहीं आरजेडी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। ये देखिए, ये 4 लोगों को गिरफ्तार किया है क्राइम ब्रांच ने। और आपको बताते चलें कि फिलहाल ये जो 4 लोग हैं, इनमें से संतोष जायसवाल जो है वो आरजेडी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और ये लोग दरअसल लोगों को, जो मेडिकल छात्र होते थे, कॉलेजेस में एडमिशन के नाम पर उनसे उनके परिवार वाले से ठगते थे। इसके अलावा ये लोग पेपर लीक कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता था। सॉल्वर गैंग से मिले हुए थे और ये लोग इस तरीके से नेटवर्क में घुसकर काम कर रहे थे। पूरे भारत में सक्रिय एक ठगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का काम है नीट जैसी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र के नाम पे भोले भाले बच्चों को ठगना, मेडिकल में प्रवेश दिलाने के नाम पे अपने देश के नौनिहालों से ठगी करना। और इस ठगों के गिरोह का मास्टरमाइंड है तेजस्वी का दुलारा राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल। तेजस्वी जी, अब आप क्या कहेंगे बताएं। वैसे बिहार की जनता जो जानती है, जहां भी देखो राजद का झंडा, वहीं तुमको मिलेगा कोई अपराधी, माफिया, ठग या गुंडा। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां नीट परीक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर बैठक में NTA के DG शामिल रहे, उच्च शिक्षा सचिव भी शामिल हुए। नीट परीक्षा को लेकर के चर्चा की गई तो धर्मेंद्र प्रधान के घर पर यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। नीट परीक्षा को लेकर के हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें बैठक में NTA के DG शामिल रहे, उच्च शिक्षा सचिव भी शामिल रहे। नीट परीक्षा को लेकर के चर्चा इस बैठक में की गई। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है और इस मौके पर JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने और विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की है, जिसको लेकर CM सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया और ये कहा कि सरकार हर संभव कदम दरअसल उठाएगी और एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। 8 नवंबर 2020 यही वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उसी दिन से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई। उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया दरभंगा एयरपोर्ट आज सबसे सफल हवाई अड्डे में से एक है। शुरू होने के करीब 5.5 साल बाद 14 मई 2026 को दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी CISF को सौंप दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावे NDA के कई नेता मौजूद रहे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि इसका टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, अब जब बन रहा है उद्घाटन से पहले ही अगर ये तय हो जाए तो उसके इमिग्रेशन से लेके जो सारा इशूज है उससे पहले अगर फिक्स हो जाएगा तो बाद में ये समस्या नहीं हो। JDU सांसद संजय झा ने इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और विद्यापति के नाम पर रखने की मांग की, जिस पर भरोसा दिलाते हुए CM सम्राट चौधरी ने कहा कि हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी और एयरपोर्ट का नाम भी महाकवि विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में ये जरूर आश्वस्त करता हूँ, एयर कनेक्टिविटी को आज जितना है
इसके 10 गुना अधिक और बड़ा करना है साथियों। उड़ान योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डा तेजी से विकसित हुआ है और उत्तर बिहार की हाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और अधिक यात्री सुविधाएं देने के लिए करीब 912 करोड़ रुपए की लागत से एक नया और आधुनिक टर्मिनल भी बनाया जा रहा है। अब इसकी सुरक्षा CISF को सौंप दी गई है, जिसके साथ ही दरभंगा देश का 72वां हवाई अड्डा बन गया है, जिसकी सुरक्षा अब CISF कर रही है। पटना और गया के बाद यह बिहार का तीसरा हवाई अड्डा है जहां CISF की तैनाती हुई है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सम्राट चौधरी के CM बने 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में ही CM ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार में सरस्वती विद्या निकेतन खोलने और 211 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने का फैसला लिया गया है। सुशासन को चुनौती देने वालों पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अधिकारियों को 30 दिन के अंदर काम पूरा करने की चेतावनी दी गई। महिलाओं को EV वाहन खरीदने पर 12,000 से 1 लाख रुपए तक की सहायता देने का फैसला भी लिया गया है। वहीं मंत्रियों को कैबिनेट में अपने विभाग का एजेंडा खुद पेश करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा किशनगंज में 110 एकड़ में CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया गया है, जहां 1000 जवानों को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने के लिए फीस को काबू करने और छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। साथ ही किताबें, यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की आजादी दी गई है। इसके अलावा फीस बकाया होने पर भी स्कूल प्रबंधन छात्रों को परीक्षा देने से नहीं रोक सकते हैं। तो कुल मिलाकर CM सम्राट ने 1 महीने के अंदर अंदर ही कई बड़े फैसले लिए हैं, जो जनता के लिए बेहद अहम साबित हो रहे हैं। सम्राट चौधरी की सरकार ने आम लोगों की मदद के लिए ऐसा कदम उठाया जिससे न सिर्फ बिहार के लोगों की समस्या दूर होगी बल्कि सरकारी बाबुओं पर भी नकेल कसा जाएगा। सम्राट चौधरी के इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है। बिहार की जनता को सेवा, सुविधा और सहूलियत देने के लिए हर महीने बिहार के हर पंचायत में सहयोग शिविर लगेगा। 19 मई से हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। सहयोग शिविर को लेकर NDA नेता उत्साहित हैं। NDA का कहना है कि इससे आम जनता की शिकायतों का फौरन निपटारा होगा, लेकिन विपक्ष इसमें भी कमी ढूंढ रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पंचायत तक, गांव तक पहुंच रहे हैं। जो हमारा बिहार को विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य है, उस दिशा में यह कदम बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और इस शिविर का मकसद बिल्कुल साफ है कि गांव के स्तर पे, प्रखंड के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे जो आम लोगों की, जनता की समस्या है उसका समाधान वहीं पर हो, चाहे वो राशन हो, पेंशन हो, जमीन हो, नल जल या फिर बिजली, यानी कि तमाम विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं आवाम की, उसका निपटारा मौके पर हो जाए। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक पहल की है, एक आदेश दिया है कि 19 मई से सहयोग शिविर हर पंचायत में लगाया जाएगा, पहल तो अच्छी है, लेकिन देखना यह है कि क्या इससे भ्रष्टाचार एक सीढ़ी और ऊपर पहुंच जाता है या वाकई में ग्रामीणों को की सहायता होती है। बिहार में अब शिक्षक और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने है। जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के CS के फरमान पर शिक्षकों में भारी नाराजगी है। शिक्षक संघ का ये साफ कहना है कि या तो वो जनगणना का काम करेंगे या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूल में क्लास लेने के पहले और बाद जनगणना का काम उन्हें किसी हालत में मंजूर नहीं है। ACS का फरमान, शिक्षक हलकान। जनगणना और क्लास एक साथ कैसे करें? शिक्षा विभाग के ACS के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार जनगणना को लेकर शिक्षा विभाग के ACS ने ऐसा पत्र जारी किया है जिस पर पूरे बिहार में बवाल मचा है। इस पत्र को लेकर नाराजगी इस कदर है कि शिक्षकों ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। शिक्षक और शिक्षा विभाग एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल ये विरोध शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर है। शिक्षा विभाग के ACS B राजेंद्र ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि टीचर जनगणना का काम स्कूल के समय से पहले और बाद में निपटाएं और स्कूल के समय बच्चों की क्लास में हाजिर रहें। शिक्षक संघ ने इस फरमान का विरोध करते हुए CM सम्राट चौधरी को भी पत्र लिखा है और शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।
शिक्षक को अनावश्यक प्रताड़ित करना यह जनगणना कार्य को बाधित करने जैसा आदेश है। इसलिए हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने तुरंत इस आदेश को वापस ले और शिक्षक जिस तरह से मार्क ऑन ड्यूटी करके जनगणना कार्य कर रहे थे उनको वह करने दिया जाए। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षक मशीन नहीं है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहे। शिक्षक संघ का साफ कहना है कि मार्क ऑन ड्यूटी के तहत शिक्षक जनगणना करेंगे, यानी शिक्षक स्कूल में क्लास नहीं लेंगे, केवल जनगणना का ही काम करेंगे। जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों में भारी कंफ्यूजन भी है। इस कंफ्यूजन की वजह ये कि शिक्षकों को शिक्षा विभाग और डीएम की तरफ से अलग अलग आदेश मिले हैं। कई जिलों में डीएम और एडीएम ने आदेश दे रखा है कि शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी बनाकर जनगणना का कार्य करें, तो शिक्षा विभाग के एसीएस ने आदेश दिया है कि स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ जनगणना का काम भी करें। अब शिक्षकों के सामने बड़ा सवाल है कि वो डीएम का आदेश माने या शिक्षा विभाग के फरमान पर अमल करें। ये सबको पता है कि जनगणना का काम बेहद अहम है, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। ऐसे में बड़ा सवाल इन दोनों कामों के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, शिक्षकों की नाराजगी कैसे दूर होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर का लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु जल्दी गुलजार होने वाला है, जिस पर वाहनों की रफ्तार बहुत जल्द लौटने वाली है, यानी जिंदगी अपनी रफ्तार से एक बार फिर दौड़ेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गंगा पर बना बेहद महत्वपूर्ण पुल विक्रमशिला सेतु पिछले कुछ समय से बंद है। वजह उसका क्षतिग्रस्त हो जाना। क्षतिग्रस्त हिस्से की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित है, लेकिन अब उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि बीआरओ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। विक्रमशिला सेतु पर जल्द ही गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आएगी। इसको लेकर निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। बीआरओ की टीम भागलपुर पहुंच गई है और आज से क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। करीब 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बेली ब्रिज तैयार किया जाएगा, जिस पर शुरुआती चरण में छोटे वाहनों की आवाजाही संभव होगी। ये कदम न सिर्फ यातायात को राहत देगा, बल्कि इलाके की आर्थिक गतिविधि को भी गति देगा। स्थानीय लोग और व्यापारियों में उम्मीद की नई लहर है कि जल्द ही ये पुल पूरी तरह से एक बार फिर से चालू हो जाएगा। लोगों का कहना है कि पुल के चालू होने से जिंदगी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगी और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। अब राहत भरी खबर है कि बीआरओ की टीम यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम भागलपुर पहुंच गई है और आज से क्षतिग्रस्त हिस्से को दुरुस्त करने में जुट गई है। बीआरओ की टीम के पहुंचने के साथ ही अब साफ है कि विक्रमशिला सेतु पर फिर से गाड़ियों की गूंज सुनाई देगी। मरम्मत पूरी होते ही क्षेत्र की रफ्तार एक बार फिर से लौटने को तैयार है। भागलपुर से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को लेकर अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने पुल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ गंगा नदी में क्रूज से पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को करीब से देखा और बाद में पुल पर पहुंचकर तकनीकी टीम के साथ विस्तृत मुआयना किया। इस दौरान मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार तेजी से काम कर रही है। क्षतिग्रस्त हिस्से पर जल्द ही बेली ब्रिज तैयार कर लिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। आज से 2000 के लगभग ये बना है और ये यूपी ब्रिज निगम बनाया था, तो इसका गैप ज़्यादा है। अभी 34 मीटर गैप है और इधर का 24 और उधर का 12। आप सुनेंगे उस वक्त कि एक कॉलम इसका नीचे गया था, उसके वजह से वो गैप बढ़ गया और डिजाइन तो वही था, सेम किया हुआ था, इसलिए थोड़ा इसमें दिक्कत है। लेकिन अभी जो हमारी टीम आई है पूरी पारदर्शिता, पूरी प्रामाणिकता के साथ सारे नियम को देख के जांच परखा गया है। मटेरियल इस ब्रिज का करीब करीब आ गया है, तो थोड़ा बहुत रह गया है, वो आज शाम तक आ जाएगा। काम कब से शुरू कर देंगे? काम तो शुरू है, अभी आप देख रहे हैं काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। काम शुरू होना किसे बोलते हैं आप? मतलब काम शुरू हो चुका है और ये सब उसी की प्रिपरेटरी वर्क है। पटना में अपराधियों का तांडव दिखने को मिला है, जहां मुसल्लमपुर हाट सब्जी मंडी में गोलीबारी हुई। मसाला दुकानदार पिंटू को गोली मारी गई है। घायल को पीएमसीएच भेजा गया है। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। ब्लैकआउट के दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो पटना से बड़ी खबर, जब ब्लैकआउट था, जब मॉक ड्रिल चल रहा था, उसी वक्त इस
गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। मुसल्लमपुर हाट सब्जी मंडी में गोलीबारी हुई। उठा के किसी अज्ञात अपराधी के द्वारा क्लोज रेंज से उन्हें संभवतः गोली मारी गई है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि फायर आर्म इंजरी है, परंतु आसपास के लोगों का जो बयान दिया गया उससे यह निकल कर आ रहा है कि आवाज़ काफ़ी हल्की सी हुई। यूजुअली जो फायर आर्म्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है, तो किस प्रकार के हथियार से किया गया, क्यों किया गया, आप ये अनुसंधान कर रहे हैं। फैसिलिटी टीम को भी बुलाया गया क्योंकि अंधेरा था, तो अपराधकर्मी को कोई देख नहीं पाया अभी तक। जो निकल कर आया है, जो विक्टिम के फादर हैं, जो उसी दुकान पे थे और विक्टिम से मुश्किल से 1 या 2 हाथ के डिस्टेंस पे थे, वो भी नहीं देख पाया है।